आज हमें पढ़ना है NIS क्लास 10th 202 का चैप्टर नंबर 25 वंस अपॉन अ टाइम, एक समय। देखते हैं। हैव यू एवर हेयर्ड योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर टॉकिंग अबाउट हाउ द वर्ल्ड वॉज वेरी डिफरेंट व्हेन दे वर चिल्ड्रेन? क्या आपने कभी अपने दादा या दादी को इस बारे में बात करते सुना है कि जब वे बच्चे थे तब दुनिया कितनी अलग थी? Have you heard them say that people had more time to talk to each other or meet each other in the olden days? क्या आपने उन्हें यह कहते हुए सुना है कि पुराने दिनों में लोगों के पास एक दूसरे से बात करने या एक दूसरे से मिलने के लिए अधिक समय होता था? As children, we are innocent. बच्चों के रूप में हम अपनी भावनाओं के प्रति मासूम थे। हमारी जो फीलिंग्स थी या जो भी बातें हमारी थी, हम मासूम थे। लविंग एंड ऑनेस्ट अबाउट आवर फीलिंग्स, ठीक है। मासूम, प्यार करने वाले भी थे और ईमानदार होते हैं। फिर एज चिल्ड्रेन वी आर, अच्छा ये पढ़ लिया हमने। बट एज टाइम पासेस, जैसे ही टाइम बीतता है, लेकिन जैसे टाइम बीतता है, मेनी सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स एंड एक्सपीरियंसेस चेंज आवर पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। कहने के लिए जैसे जैसे समय बीतता है, कई सामाजिक और सांस्कृतिक कारक और अनुभव हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार को बदल देता है। मतलब जो हमारी लिविंग स्टाइल है ना, वो चेंज हो जाती है हमारे समाज की वजह से और जो हमारा कल्चर अब तक रहा है। फिर कह रहे हैं कि दिस एक्सपीरियंसेस ऑफन टेक अवे सम ऑफ आवर ऑनेस्टी एंड इनोसेंस। ये अनुभव अक्सर हमारी कुछ ईमानदारी और मासूमियत को छीन लेते हैं। मतलब हम भी अब कुछ अलग तरह से रहने लगे या कुछ अलग तरह से काम करने लगे। अब हम वो मासूम नहीं रहे। आप अपने आप को भी देख लो कि बचपन में कैसे थे, भोले भाले थे, अब आप कैसे हो गए हो। आगे स्टार्ट करते हैं हम। इन द सेम वे, सेम उसी तरह। फिर कह रहे हैं कि द ओल्ड वे ऑफ लाइफ वॉज इनोसेंट like a child because in those days people were more honest and caring about each other than they are in the busy modern day world। ये कह रहे हैं कि ठीक उसी तरह जीवन का पुराना तरीका एक बच्चे की तरह मासूम था, क्योंकि उन दिनों लोग व्यस्त आधुनिक दुनिया की तुलना में अधिक ईमानदार और एक दूसरे की परवाह करते थे। When we meet people today, जब हम आज लोगों से मिलते हैं, we often do not mean what we say, ठीक है। जब हम आप उनसे मिलते हैं तो अक्सर हमें जो कहते हैं उसका मतलब नहीं होता। मतलब मुंह में कुछ और, दिल में कुछ और। We only say nice things to them because we don't want to seem rude। हम उन्हें केवल अच्छी बातें कहते हैं या उनसे अच्छी तरह से बातें करते हैं, लेकिन मतलब हाँ करते हैं ना, क्योंकि हम उन्हें असभ्य नहीं दिखाना चाहते। मतलब हम अपनी बातें उन्हें नहीं दिखाना चाहते या हम अपने रूडनेस को नहीं दिखाना चाहते। अगर अपने आप को रूड दिखाएंगे तो वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, है ना, लड़ाई हो सकती है। इसलिए हम प्यार से बात करते हैं, लेकिन दिल में तो कुछ और ही होता है हमारे। चलो, द पोएट विशेज दैट द मॉडर्न वर्ल्ड वुड वंस अगेन बिकम इनोसेंट एंड चाइल्ड लाइक। ये कह रहे हैं कि कवि की इच्छा है कि आधुनिक दुनिया एक बार फिर मासूम और बचकानी हो जाए, मतलब बच्ची हो जाए। He also wishes that he could once again be as natural, honest and innocent as when he was a child। वह यह भी चाहते हैं कि एक बार फिर से बचपन की तरह स्वाभाविक, मतलब नेचुरली जैसे हम हैं, जो हैं वही रहें। मतलब आपके जो दिल में है वही लोगों के साथ बातें करें, हम ईमानदार और निर्दोष हो सकें। ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का, देखते हैं। रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ बीइंग जेन्युइन इन अ रिलेशनशिप। एक रिश्ते में जेन्युइन होने के मूल्य को पहचानेंगे, नेचुरल होने के की वैल्यू को पहचानेंगे। कंपेयर चेंजिंग बिहेवियर पैटर्न्स विद टाइम। समय के साथ बदलते व्यवहार पैटर्न की तुलना करेंगे कि समय के हिसाब से लोग कैसे कैसे बदलते रहे। रिकॉर्ड एक्शंस दैट इन्फ्लुएंस वन टू चेंज वंस बिहेवियर। उनकी कार्रवाई को रिकॉर्ड करें जो किसी के व्यवहार को बदलने के लिए प्रभावित करते हैं। एक्सप्लेन इम्प्लाइड कंपेरिजन। जो भी कंपैरिजन हो रहा है उसका हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या वेरिएशन हो रही है इनकी बदलाव में, क्या क्या चीज़ें इनके अंदर बदल गई। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ सटायर। उनका जो सटायर है उनके एलिमेंट्स को पहचानेंगे हम। 25.1 लेट अस रीड द टेक्स्ट वंस अपॉन अ टाइम। स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम सन, एक बार की बात है बेटा। They used to laugh
विद देयर हार्ट्स, वे दिल से हंसते थे, एंड लाफ विद देयर आइज, और वह उनकी आंखों से भी हंसते थे। बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ, लेकिन अब वह केवल अपने दांतों से हंसते हैं। वाइल देयर आइस ब्लॉक कोल्ड आइज, जबकि उनकी बर्फ ब्लॉक जैसी ठंडी आंखें। सर्च बिहाइंड माई शेडो, मेरी छाया के पीछे खोजो। अब इसका मतलब क्या हम आगे देखेंगे, अगर मैं भी समझाने लगूंगा तो आगे फिर आप नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए मैं भी नहीं समझा रहा, आगे हम समझेंगे। चलो आगे देखते हैं। देयर वॉज अ टाइम इन डीड, वाकई ऐसा समय था। दे यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स, वे दिल से हाथ मिलाते थे। बट दैट्स गॉन सन, लेकिन वह अब जा चुका है, अब वैसे नहीं करते बेटा, मतलब लोग बदल गए हैं। नाउ दे शेक हैंड विदाउट हर्ट्स, लेकिन अब वे बिना दिल के हाथ मिलाते हैं। वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स, जबकि वे अपने बाएं हाथ खोजते हैं मेरी खाली जेब। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे। चलो, फील एट होम कम अगेन, घर में जैसा होना, फिर से आओ। दे से एंड व्हेन आई कम, वे कहते हैं और जब मैं आता हूँ। अगेन एंड फील, फिर से और महसूस करो। एट होम वंस ट्वाइस, घर पर एक बार और दो बार। देयर विल बी नो थ्राइस, तीन बार नहीं होगा। फॉर देन आई फाइंड डोर्स शट ऑन मी, क्योंकि तब मैं अपने द्वारा बंद पाता हूँ, अपने द्वारा बंद पाता हूँ। सो आई हैव लर्नड माई मैनी थिंग्स सन, तो मैंने बहुत कुछ सीखा बेटे या बेटा। आई हैव लर्न टू वेयर मैनी फेसेस, मैंने कई चेहरे पहचानना सीख लिए या लिए हैं। लाइक ड्रेसेस, होम फेसेस, कपड़े की तरह होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, होस्ट फेस, है ना, कॉकटेल फेस, विद ऑल देयर कंफर्मिंग स्माइल्स लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल। कह रहे हैं कि उनकी सभी अनुरूप मुस्कान के साथ, मतलब उनकी जिस तरह के अलग अलग जगह पर जो मुस्कान होती है उसके साथ एक निश्चित रूप से एक चित्र मुस्कान की तरह है। मतलब ये अगर आपको स्ट्रीट पर मिलेंगे तब फेस अलग होगा, घर पर रहेंगे तो अलग रहेगा, इस तरह की बातें कह रहे हैं। एंड आई हैव लर्न टू, और मैंने यह भी सीखा है, टू लाफ विद ओनली माई टीथ, सिर्फ अपने दांतों से हंसने के लिए मैंने ये सीखा है, मैं अभी अपने दांतों से हंसने लगा हूँ। एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हर्ट, बिना दिल के हाथ मिलाना सीखा। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय, और मैंने ये भी सीखा कि गुड बाय कैसे करते हैं। वेन आई मीन गुड रिडेंस टू से ग्लैड टू मीट यू, मेरा मतलब गुड रिडेंस है आपसे मिलकर खुशी हुई कहने के लिए। विदाउट बीइंग ग्लैड एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड, आपसे बात खुश हुए बिना और कहने के लिए यह हो गया है आपसे बात करने को अच्छा लगा बोर होने के बाद। बोर होने के बाद भी हम कह देते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। बट बिलीव मी सन, लेकिन मेरा विश्वास करो बेटे, आई वॉन्ट टू बी दैट आई यूज टू बी, मैं वही बनना चाहता हूँ जो मैं हुआ करता था। वेन आई वॉज लाइक यू आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स, कह रहे मैं वही बनना चाहता हूँ जो मैं हुआ करता था जब मैं तुम्हारे जैसा था, मुझे चाहिए वैसा चाहिए, इन सभी मुक्त चीज़ों को अनदेखा करने के लिए। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न हाउ टू लाफ फॉर माई लाफ इन द मिरर, कह रहे हैं कि सबसे बढ़कर मैं फिर से सीखना चाहता हूँ कैसे हंसूँ आईनों या आईने में मेरी हंसी के लिए। शोज ओनली माई टीथ लाइक स्नेक्स वेयर फैंक्स या फंक्स, सांप के नंगे नुकीले दांतों की तरह केवल मेरे दांत दिखाते हैं। सो शो मी सन हाउ टू लाफ, शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वॉज लाइक यू, तो मुझे दिखाओ बेटा कैसे हंसें, मुझे दिखाओ कि कैसे मैं हंसता और मुस्कुराता था, एक समय की बात है जब मैं तुम्हारे जैसा था। गैब्रियल ओकारा जिन्होंने ये लिखा है। अब पार्ट 1 हम पढ़ेंगे, स्टैंजा 1, 2, 3। स्टैंजा 1 में क्या था, वंस अपॉन अ टाइम, और थर्ड स्टैंजा में क्या था, शट ऑन मी, वहाँ से इसका मतलब सीखेंगे हम। द पोएट टेल्स हिज सन अबाउट द बिहेवियर ऑफ पीपल्स इन द पास्ट एंड इन द प्रेजेंट, इन द ओल्डन डेज एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, कह रहे हैं कि कभी अपने बेटों की अतीत मतलब जो बीत चुका है पास्ट, और वर्तमान जो भी चल रहा है
पुराने यादों में एक आधुनिक दुनिया के लोगों के व्यवहार के बारे में बताता है। He remembers a time when people had true feelings for one another. They would laugh from the heart and meet one another with genuine feelings. ये कह रहे हैं कि वह उस समय को याद करते हैं जब लोग एक दूसरे के लिए सच्ची भावनाएं रखते थे, वे दिल से हंसते थे और सच्चे भाव से एक दूसरे से मिलते थे। But today, in the modern, busy world, people often greet each other without any warmth in their handshake. कह रहे हैं लेकिन आज की जो दुनिया है, आधुनिक दुनिया, व्यस्त दुनिया के लोग अक्सर बिना किसी गर्मजोशी के हाथ मिला, मतलब एक्साइटमेंट नहीं है हाथ मिलाने में, बस फॉर्मेलिटी है, मिलाने के लिए एक दूसरे को अभिवादन करते हैं। They greet each other with a smile or a laugh that does not reach either their eyes or warm their hearts. कह रहे हैं कि एक दूसरे को मुस्कान या हंसी के साथ बधाई देते हैं जो उनकी आंखों तक नहीं पहुंचती या उनके दिल को गर्म नहीं करती। मतलब बस हाथ से मिला लिया, उसके बाद बाय बाय, हंस भी लिया तो भी दिल में कुछ नहीं है, हंसी दिल से तो है ही नहीं। देम व्हेन दे से कम अगेन टू गेस्ट, मतलब जब वो कहते हैं कि दोबारा आइएगा अपने गेस्ट से, दे डोंट रियली मीन इट, मतलब ये ऐसा चाहते नहीं कि ये दोबारा आए, लेकिन कह देते हैं कि दोबारा आइएगा। दे ओनली से इट टू बी पोलाइट। मतलब क्या है, वे केवल विनम्र होने के लिए कहते हैं कि हम आपके प्रति कितने विनम्र हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, people these days are often interested in meeting people only if they are rich, powerful, successful or famous, and do not value or respect those who have no wealth or position. ये कह रहे हैं कवि के अनुसार कि आजकल लोग अक्सर लोगों से तभी मिलने में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं जब वे अमीर हों, शक्तिशाली हों, पावरफुल हों, है ना, सफल हों या प्रसिद्ध हों, और जिनके पास कोई धन या पद नहीं है, वैल्यू नहीं है, उनको महत्व व सम्मान नहीं देते हैं। 25.2 Let us understand the text. Answer the following questions with reference to the lines in the following. Stanza 1. Once upon a time, my shadow. एक समय की बात है, मेरी छाया। पहला क्वेश्चन है इसमें, who does the words they refer to? they का मतलब यहाँ पर क्या है ये पूछ रहे हैं। तो the word they refers to people in modern times. आजकल की दुनिया में जो लोग हैं उनको they कह रहे हैं स्टैंजा 1 में। बी में, what effects does the poet create by using the phrase once upon a time? कह रहे हैं कि once upon a time मुहावरे के प्रयोग से कवि का क्या प्रभाव पैदा करता है। आंसर है, by using the phrase once upon a time the poet indicates, ये फ्रेज यूज करके पोएट बताता है कि he is talking about something that happened a long time ago. वो कुछ ऐसा कह रहा है कि जो बहुत पहले हुआ करता है ना, वो बात। The phrase once upon a time also makes the beginning of the poem sound like the poet is telling his son a story. कह रहे कि once upon a time वाक्यांश भी कविता की शुरुआत को ऐसे ध्वनि देता है जैसे कवि अपने बेटे को एक कहानी बता रहा है। सी है, हाउ कैन ए पर्सन लाफ विद हिज आईज एंड हार्ट्स? मतलब कोई इंसान अपनी आंखों और दिल से कैसे हंस सकता है? तो आंसर है इसका, व्हेन वी लाफ हार्टली एंड विद द ट्रू फीलिंग्स इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन योर आईज। कह रहे जब हम दिल से और सच्ची भावनाओं से हंसते हैं तो हमारी आंखों में झलकता है, थोड़ा पानी आ जाता है, मतलब आंसू, खुशी के आंसू। डी पार्ट है, व्हाट ह्यूमन बिहेवियर इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस स्टैंजा? इस श्लोक में, इस स्टैंजा में किस मानवीय व्यवहार की चर्चा की गई है? तो आंसर है, ह्यूमन बिहेवियर विच इज फॉल्स, फॉर्मल एंड आर्टिफिशियल इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस स्टैंजा। मानव व्यवहार जो कि असत्य, औपचारिक, औपचारिक मतलब फॉर्मली, हाँ बस हेलो हाय ऊपर ऊपर से, और कृत्रिम है मतलब बनावटी है, इस श्लोक में चर्चा की जा रही है। अब स्टैंजा 2 के क्वेश्चन देखते हैं। देयर वॉज अ टाइम से लेकर माई एम्प्टी पॉकेट से। ए पार्ट है, व्हाट डू द वर्ड्स देयर वॉज अ टाइम रिफर्स टू? देयर वॉज अ टाइम, वही वहाँ एक समय था, एक समय की बात, इसका मतलब क्या है? तो आंसर है, द वर्ड्स डिनोट अ टाइम लॉन्ग पास्ट। एक मतलब शब्द एक लंबे समय के पास्ट को दर्शाता है, अतीत को दर्शाता है। बी क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम? उस समय क्या हुआ था?
आंसर है एट दैट टाइम पीपल ग्रीटेड ईच अदर विद रियल प्लेजर एंड हैप्पीनेस बिकॉज दे हैड ट्रू फीलिंग्स फॉर वन अनदर। उस समय लोग एक दूसरे को वास्तविक खुशी और खुशी के साथ बधाई देते थे क्योंकि उनमें एक दूसरे की सच्ची भावना, एक दूसरे के लिए सच्ची भावनाएं थी। सी क्वेश्चन है वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च, है ना, जब उनके बाएं हाथ खोजते हैं, व्हाट डू दे सर्च, वे क्या खोजते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सर्च, इस खोज का महत्व क्या है। आंसर है द सर्च सिग्निफाइज that when a person is introduced to the poem या poet, he or she shakes the poet's hand in greeting and at the same time he or she tries to find out if the poet is rich or poor। खोज का अर्थ यह है कि जब किसी व्यक्ति का कवि से परिचय होता है तो वह अभिवादन में कवि से हाथ मिलाता है और साथ ही यह पता लगाने की कोशिश करता है कि कवि अमीर है या गरीब है। ये इसका मतलब है। चलो डी में है बेस्ड ऑन द पोएम्स कॉन्टेक्स्ट व्हाट डू यू थिंक विल बी द रिएक्शन ऑफ पीपल हु सर्च द पोएट्स पॉकेट्स एंड फाइंड देम एम्प्टी। कविता के संदर्भ के आधार पर आपको क्या लगता है कि कवि की जेबों को खोजने और उन्हें खाली खोजने वालों लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या रिएक्शन होगा। तो आंसर है पीपल विल नो मोर बी इंटरेस्टेड इन द पोएट। लोगों को कवि में अब कोई दिलचस्पी नहीं होगी। दे मे स्माइल एट द पोएट एंड मे से दैट दे आर हैप्पी टू मीट और टॉकिंग टू हिम बट इन द हार्ट दे आर बोर्ड विद हिम। कह रहे हैं कि वे कवि को देखकर मुस्कुरा सकते हैं और कह सकते हैं कि वे उससे मिलकर, कवि से मिलकर या उनसे मिलकर बहुत अच्छी हुई, मतलब बात कर कर भी बहुत अच्छी बात लगी, मतलब खुश हुए, लेकिन दिल से वे उब चुके हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है बात करने का। स्टेंजा 3 है फील एट द होम से लेके डोर्स शट ऑन मी तक। क्वेश्चन है पहला व्हाट डज द एक्सप्रेशन फील एट होम मीन। अभिव्यक्ति क्या है, घर पर महसूस करें, इसका मतलब क्या है। डज द पोएट फील एट होम इन द सिचुएशन ही डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टेंजा। क्या कवि इस स्टेंजा में जो वर्णित स्थिति में घर जैसा मालूम होता है, क्या है, हमें इस बताना है। ठीक है, तो क्या सिचुएशन है देखते हैं हम। आंसर है द एक्सप्रेशन फील एट होम मीन्स टू फील कंफर्टेबल। फील एट होम का मतलब होता है फील कंफर्टेबल। नो द पोएट डज नॉट फील कंफर्टेबल इन द सिचुएशन ही डिस्क्राइब्स इन दिस स्टेंजा। कह रहे हैं कि नहीं, कविता इस श्लोक में वर्णित स्थिति में सहज महसूस नहीं करता है। ही फाइंड्स दैट ही is not welcomed if he or she becomes a frequent visitor even though he is told to feel at home and to come again। वह पाता है कि यदि वह हर बार, मतलब यदि वह बार बार आता है तो उसका स्वागत नहीं किया जाता है, भले ही उसे घर पर महसूस करने और फिर से आने के लिए कहा जाता है, मतलब वो फीलिंग्स ही नहीं है। बी क्वेश्चन है इसका which words or expression are used by the poet to indicate that repeated visits are not welcome। कवि ने किन शब्दों या भावों का प्रयोग यह इंगित करने के लिए किया है कि बार बार आना स्वागत योग्य नहीं है। आंसर है आई फाइंड डोर्स शट ऑन मी। मैं अपने दरवाजे बंद पाता हूँ। चलो सी क्वेश्चन है हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड अ सिचुएशन इन विच यू बिलीव्ड completely in someone who offered to help you or promised something to you। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का अनुभव किया है जिसमें आप किसी भी ऐसे व्यक्ति पर पूरी तरह विश्वास करते हैं जिसने आपकी मदद करने में पेशकश की या आपसे कुछ वादा किया था। लेटर यू रियलाइज्ड दैट ही और शी डिड नॉट मीन इट। बाद में आपको ऐसा एहसास हुआ कि इसका मतलब यह नहीं था। हाउ डिड यू फील व्हेन दिस हैपेंड टू यू। जब आपके साथ ऐसा हुआ तो आपको कैसा लगा। इफ दिस हैज़ नॉट बीन योर पर्सनल एक्सपीरियंस इमेजिन हाउ वुड यू फील इफ यू वर लेट डाउन। यदि आपके साथ ऐसा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो कल्पना करें कि यदि आपको निराश किया गया या ऐसा कराया गया, आपके साथ किया गया, तो आपको कैसा लगेगा। तो आपके साथ अगर लिया तो आप अपने अकॉर्डिंग फीलिंग शेयर कर सकते हो। आंसर देखते हैं फिर। सच बिहेवियर विल डिसहार्टन मी। ऐसा व्यवहार जो मुझे निराश करेगा। वंस ए फादर फ्रेंड्स
एक बार फादर्स फ्रेंड मतलब पापा के दोस्त assured that he would help me to get a hostel accommodation after I was admitted in a boarding school, है ना। उन्होंने आश्वासन क्या दिया था कि वह मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में भर्ती होने के बाद छात्रावास में रहने में मदद करेंगे। सो एज पर हिज एश्योरेंस, इसलिए उनके आश्वासन के अनुसार वी डिड वेट, हमने वेट किया। वन डे आई वेंट टू मीट हिम, एक दिन मैं उनसे मिला या मिलने गया। बट टू माई प्रॉमिस आई वॉज टेकिंग बैक विद हिज बिहेवियर, है ना। लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए मुझे उनके व्यवहार से वापस ले लिया गया, मतलब मैं वापस आ गया। उनका बिहेवियर वो वाली बात नहीं थी जो उन्होंने हमें कही थी कि मैं करा दूंगा, ठीक है। ही डिड नॉट इवन मीट मी, बताओ, वह मुझसे मिलने भी नहीं, मतलब मिले भी नहीं वो मुझसे। ही सन टोल्ड मी दैट हिज फादर हैज़ गॉन समवेयर एंड वुड कम बैक इन द नाइट। उनके बेटे ने मुझे बताया कि उनके पिता कहीं चले गए हैं और रात में वापस आएंगे। आई लेफ्ट हिज होम एंड नेवर आस्क्ड फॉर द हेल्प, और मैंने उनका घर छोड़ दिया और कभी मदद नहीं मांगी। तो आपके साथ ऐसे हुआ तो लिख सकते हो अतिथि देवो भव। ये आपने कई बार सुना होगा, मूवी भी आ चुकी है इस पे। समटाइम्स immemorial Indians have been well known for their hospitality, the way in which guests are served and taken care of। अनादिकाल से, है ना, भारत या भारतीयों के उनके अतिथि मतलब जो गेस्ट हैं, जिस तरह से मेहमानों की सेवा और देखभाल की जाती है के लिए जाना जाता है। मतलब जो गेस्ट हैं उनको अनादिकाल से ही जाना जाता है। अतिथि देवो भव इज़ वेरी ओल्ड स्लोगन, बहुत पुराना स्लोगन है, बहुत पुराना नारा है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, तो देखते हैं। इन द ओल्डन डेज व्हेन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर लिमिटेड एंड स्लोअर देन दे आर टुडे, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द अराइवल ऑफ ए गेस्ट। कह रहे हैं पुराने दिनों में जो संचार के साधन सीमित और आज की तुलना में धीमे थे, मतलब आज तुरंत फोन कर दो पता चल जाता था, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, तो अतिथि के आगमन के लिए तैयार रहना संभव नहीं था कि कब अतिथि आ जाए। द वर्ड अतिथि मीन्स अ गेस्ट, अतिथि का मतलब होता है गेस्ट। हुज डेट ऑफ अराइवल इज नॉट नोन, वो किस दिन आएंगे नहीं पता होता था। और अ पर्सन हु अराइव्स अनएक्सपेक्टेडली, और पर्सन कभी भी आ जाता था, हमें पता नहीं होता था। अतिथि इज मेड अप फॉर ए प्लस तिथि इन विच ए स्टैंड फॉर नॉट नोन एंड तिथि मीन्स डेट, मतलब ऐसी डेट जो हमें ना पता हो। देवो मीन्स गॉड, भगवान, एंड भाव स्टैंड फॉर इज, ठीक है। अतिथि देवो भव हैंस मीन्स दैट द अराइवल ऑफ अ गेस्ट एट एनी टाइम इज लाइक द अराइवल ऑफ गॉड एंड द गेस्ट शैल बी ट्रीटेड दस। ये कह रहे हैं अतिथि देवो भव का अर्थ है कि किसी भी समय अतिथि का आगमन मतलब आ सकते हैं, भगवान के आगमन के समान है, भगवान भी कभी भी आ सकते हैं। और अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, मतलब भगवान के जैसा ही व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि भगवान भी कभी भी आ सकते हैं तो अतिथि भी कभी भी आ सकते हैं। दिस सेंटिमेंट इज डीप रूटेड इन आवर कल्चर इवन टुडे, यह भावना आज भी हमारी संस्कृति में गहरी जड़ें जमा चुकी है। In recent times, the government of India through the Ministry of Tourism has used a slogan to promote tourism in India। हाल के दिनों में भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस नारे का इस्तेमाल किया है। और देखो ये आपका फिगर है, अतिथि देवो भव, और ये यूज होता है, कितना प्यारा सा फिगर है। आगे चलते हैं। पार्ट 2 स्टैंजा 4 और 5 है। सो आई हैव लर्न से लेकर आफ्टर बीइंग बोर्ड। हैव यू एवर सेड समथिंग नाइस टू समवन विदाउट मीनिंग इट? क्या आपने कभी किसी को बिना मतलब के कुछ अच्छा कहा? वाई डू यू थिंक यू सेड इट? आपको क्या लगता है कि आपने ऐसा क्यों कहा? वट वॉज इट बिकॉज यू वर टू बिजी एंड डिड नॉट थिंक अबाउट वट यू वर सेइंग? क्या इसलिए कि आप बिजी थे और आप जो कर रहे थे उसके बारे में नहीं सोचते थे? वॉज इट बिकॉज इट वॉज द करेक्ट थिंग्स टू से इन दैट सिचुएशन? क्या ऐसा लगता था, ऐसा इसलिए था क्योंकि उस स्थिति में यह कहना सही था?
To be a part of society, we need to learn behavior that is accepted in society. समाज का हिस्सा बनने के लिए हमें समाज में स्वीकार व्यवहार, मतलब समाज में जो व्यवहार चल रहा है उस तरह से हमें करना, वो हम कहते हैं स्वीकार व्यवहार, सीखने की ज़रूरत है. To be a part of society, we need to learn behavior that is accepted in society. We begin to learn this as we grow up and behave according to the situation we are in. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हम जिस स्थिति में होते हैं उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, हम इसे सीखना शुरू कर देते हैं. We learn this behavior so well that our natural behavior slowly disappear, and in each different situation we behave in the way that is considered appropriate for that situation. कह रहे हैं कि हम इस व्यवहार को इतनी अच्छी तरह सीखते हैं कि हमारा स्वाभाविक व्यवहार धीरे धीरे गायब हो जाता है और प्रत्येक अलग अलग स्थिति में हम उस स्थिति के लिए उपयुक्त व्यवहार करते हैं. मतलब उस स्थिति में जो अच्छा व्यवहार होता है वो हम करते हैं, क्यों ही ना वो खराब हो, सही व्यवहार ना हो तो भी हम करते हैं क्योंकि हालात ही ऐसे बन पड़े हैं. द पोएट सेज दैट ही बिहेव्स वेरी डिफरेंटली इन द ऑफिस compared to the way of behaves at a party or on the street. ये कह रहे हैं कि कवि का कहना है कि जिस तरह वह पार्टी में या सड़क पर व्यवहार करता है उसकी तुलना में वह कार्यालय में बहुत अलग व्यवहार करता है. मतलब ऑफिस में कुछ और, सड़क या पार्टी में कुछ और. वही तो हमने देखा था स्टैंजा में. एंड नन ऑफ दीज डिफरेंट फेसेस दैट ही पुट्स ऑन इज हिज नेचुरल सेल्फ और हिज रियल फेस. कह रहे हैं कि और इस विभिन्न चेहरों में से कोई भी हो वह धारण कर लेता है ना. जो फेस है वो अपने आप को वैसा बना लेता है, वह उसका स्वाभाविक है ना रूप या वास्तविक चेहरा नहीं है. He says that he has also learned to say things that he doesn't really mean because they are the correct things to say in that situation. वह कहता है कि उसने उन चीज़ों को कहना भी सीख लिया है जिनका वह वास्तव में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे उस स्थिति में कहने के लिए सही चीज़ें हैं ही नहीं. मतलब क्योंकि वह उस स्थिति में कहने के लिए सही चीज़ें हैं, मतलब उस हालात में अगर ये बात मैं कह रहा हूँ तो सही है, लेकिन वास्तव में ये सही चीज़ नहीं है. ये यहाँ पर सेंस है. फॉर एग्जाम्पल से हमें समझ आ जाएगा. व्हेन वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू समवन वी आर टॉट टू से ग्लैड टू मीट यू. कह रहे हैं उदाहरण के लिए जब हमें किसी को मिलवाया जाता है तो हम यह कहना सिखाया जाता है हमें, मतलब यह कहना सिखाया जाता है कि हमें आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन हमें एक्चुअली में खुशी नहीं हुई है. सो द पोएट सेज दैट ही टू समटाइम्स पोलाइटली greets a person in this way even though he may not be interested in meeting him or her. इसलिए कवि कहता है कि वह कभी भी है ना, वह भी कभी कभी विनम्रता से किसी व्यक्ति पर इस तरह अभिवादन करता है भले ही वह उससे मिलने से कोई दिलचस्पी ना हो, है ना, कोई दिलचस्पी नहीं, फिर भी मिलता है इस तरह से कि बस बहुत इंटरेस्टेड मिलने में. द पोएट फील्स सैड दैट लाइक अदर एडल्ट्स इन टूडेज वर्ल्ड ही हैज़ फॉरगटन हाउ टू बी नेचुरल पर्सन. कवि को दुख होता है कि आज की दुनिया में अन्य वयस्कों की तरह वह भूल गया है कि कैसे एक प्राकृतिक व्यक्ति बनना है, नेचुरल बनना है. इंटेक्स्ट क्वेश्चन 25.2 आंसर द फॉलोइंग. स्टैंजा 4 का को देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक था. सो आई हैव लर्न से लेकर लाइक ए फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल तक. इसमें क्वेश्चन बना है आपके लिए, व्हाट हैज़ द फादर लर्न. पिता ने क्या सिखाया है. आंसर है द फादर हैज़ लर्न टू वेयर मेनी फेसेस. पिता ने अनेक मुख पहनना सीखा है. ठीक है. दिस मीन्स दैट ही हैज़ लर्न टू एक्ट और बिहेव अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ईच सिचुएशन एंड नॉट अकॉर्डिंग टू हिज ऑन नेचुरल फीलिंग्स. इसका अर्थ यह हुआ कि उसने प्रत्येक परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार कार्य करना या व्यवहार करना सीख लिया है, न कि अपनी स्वाभाविक भावना के अनुसार. मतलब वो माहौल के हिसाब से सीखा है, उसका नेचुरल बिहेवियर नहीं है वो. बी है एक्सप्लेन लाइक ए फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल, है ना, एक निश्चित चित्र मुस्कान की तरह.
मतलब बस फेस में से मुस्कुरा रहे हैं वो, लेकिन असलियत में है ही नहीं। इसका आंसर है, एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हेन एडल्ट्स स्माइल इट, है ना, इज ऑफन एज ए फॉर्मेलिटी। जब कवि का कहने के अनुसार क्या है कि जब वयस्क मुस्कुराते हैं तो ये अक्सर औपचारिकता के रूप में होता है, फॉर्मेलिटी होती है। द स्माइल इज विदाउट एनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशन लाइक द स्माइल इन अ पिक्चर और अ पेंटिंग। मुस्कान बिना किसी भावना या अभिव्यक्ति के होती है, जैसे तस्वीर या पेंटिंग में मुस्कान। सी पार्ट है, व्हाट डू द डिफरेंस फेसेस स्टैंड फॉर। विभिन्न चेहरे किस लिए खड़े हैं, क्या मतलब है? तो आंसर है, द डिफरेंट फेसेस स्टैंड फॉर द डिफरेंट वेज इन विच अ पर्सन कंडक्ट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ड्रेसेस, बिहेव्स और स्पीक्स टू सूट द डिफरेंट सिचुएशन ही और सी हैज़ टू फेस। अलग अलग चेहरे अलग अलग तरीकों के लिए खड़े होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति खुद को व्यवहार करता है, कपड़े पहनता है, व्यवहार करता है या उन विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप बोलता है जिनका उसे सामना करना पड़ता है। मतलब क्या है कि उसके फेस इस तरह से हैं, जैसे आप शादी में जा रहे हो तो वैसे कपड़े पहन के वैसा व्यवहार करोगे, घर में हो मतलब हर जगह आपका जो बिहेवियर होगा, ड्रेसेस होगे, बोलने का तरीका होगा, हर एक सिचुएशन में अलग होगा। स्टैंजा 5 है हमारा, आई था मतलब एंड आई हैव लर्न टू से लेकर आफ्टर बीइंग बोर्ड। उसमें पहला क्वेश्चन है, मेंशन द अदर थिंग्स दैट द फादर हैज लर्नड। मतलब क्या, पिता द्वारा सीखी गई अन्य बातों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है, द फादर हैज ऑल्सो लर्न टू से थिंग्स विच आर द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ हिज रियल फीलिंग्स एंड ऑफ वॉट इज इन हिज हार्ट। ही हैज लर्न टू यूज प्लीजेंट वर्ड्स विदाउट मीनिंग देम एट ऑल और विद अनप्लीजेंट एंड अनकाइंड थॉट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड। पिता ने भी ऐसी बातें कहना सीख लिया है जो उसकी वास्तविक भावनाओं, जो रियल फीलिंग्स है, और उसके जो हृदय है उसके विपरीत है, बिल्कुल उल्टा। मतलब दिल में कुछ और है और दिखा कुछ और है। उसके बिना अर्थ के सुखद शब्दों का प्रयोग करना सीख लिया। मतलब उसने बिना अर्थ के सुखद शब्दों का उपयोग करना सीख लिया। वो जो बोल रहा है कि खुश हूँ, खुश नहीं है, बस सीख लिया बोलना। और उसके मन में अप्रिय और निर्दयी विचार चल रहे हैं अनकाइंड और अनप्लीजेंट जो थॉट्स हैं वो चल रहे हैं माइंड में, लेकिन शो ऑफ क्या कर रहा है आप समझ सकते हो। बी पार्ट है, बी क्वेश्चन है, विच लर्निंग्स बाय द फादर रेफर टू इमोशनलेस रिलेशनशिप्स। पिता की कौन सी सीख भावनाहीन संबंधों को दर्शाती है कि उसके अंदर इमोशन नहीं है। तो क्या आंसर देखते हैं, टू लाफ ओनली विद हिज टीथ, टू शेक हैंड्स विदाउट हिज हार्ट। केवल दांतों से हंसना, बिना हृदय के हाथ हिलाना, मतलब मिलाना, सॉरी। सी सेलेक्ट एनी टू फ्रेजेस दैट शो दैट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंटेंशन एंड एक्शन। किन्हीं दो वाक्यांशों का चयन करें जो आशय और क्रिया के बीच अंतर को दर्शाते हैं। मतलब क्या आशय है, मतलब क्या चाहते हैं, और काम क्या करते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस बनाना। तो आंसर क्या है हमारा, टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड, मतलब बिना खुश हुए, आपसे मिलकर खुशी हुई कहना। दूसरा है टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड, बोर होने के बाद भी कहना कि आपसे बात करके अच्छा लगा। सेकेंड पार्ट है, इमेजिन द फॉलोइंग सिचुएशन। यहाँ पर एक सिचुएशन दिया हुआ है, इसको पढ़ें और इमेजिन करें। देखते हैं क्या है। निशा फ्रेंड, निशा की दोस्त सिया हैज़ बीन सिक एंड हैज़ मिस्ड अ वीक ऑफ स्कूल। मतलब क्या है कि सिया बीमार हो गई, निशा की दोस्त सिया बीमार हो गई और एक सप्ताह तक स्कूल नहीं गई। निशा प्रॉमिस टू शेयर हर नोट्स विद सिया एंड ऑल्सो टू टीच हर वट एवर शी कैन नॉट अंडरस्टैंड। निशा सिया के साथ अपने नोट्स साझा करके, शेयर करके वादा करती है और उसे वह सब कुछ सिखाने का भी वादा करती है जो वह नहीं समझ सकती। मतलब जो समझ ना आए बहन, मैं तुझे सिखा दूंगी, ऐसी बातें, ठीक है। बट व्हेन सिया एक्चुअली कम्स टू आस्क हर टू एक्सप्लेन समथिंग टू हर बिफोर द एग्जाम, निशा मेक्स एन एक्सक्यूज एंड डज नॉट हेल्प हर। जब सिया वास्तव में एक्चुअली एग्जाम से पहले समझने के लिए आती है कि मुझे समझा दो कहती है, तो निशा बहाना करती है और इसकी मदद नहीं करती है। एक्सप्लेन हाउ दिस कुड इफेक्ट सिया। तो बताएं कि यह सिया को कैसे प्रभावित कर सकता है। आंसर है,
सिया, अब यहाँ पर सीता आ गया, सिया है, सिया विल डेफिनेटली बी डिसहार्टेंड। जो सिया है, अगर सीता नाम ही है, आम नाम जो भी ले लो, सिया निश्चय ही निराश होगी, सिया निश्चय निराश होगी। शी वॉज एक्सपेक्टिंग दैट शी वुड बी हेल्प बाई निशा बट शी डिड नॉट गेट द हेल्प। उसे उम्मीद थी कि निशा उसकी मदद करेगी, लेकिन उसे मदद नहीं मिली। शी वुड आस्क द टीचर और सम अदर फ्रेंड्स फॉर दैट। हर रिलेशनशिप विद निशा मे ब्रेक। वह उसके लिए शिक्षक या किसी अन्य मित्र से पूछती थी। निशा के साथ इसका रिश्ता टूट सकता था या टूट सकता है, सॉरी। लेट अस डू 25.1। ऑल ऑफ अस नीड हेल्प एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। हम सभी को किसी न किसी समय मदद की ज़रूरत पड़ती है। रिफ्लेक्ट ऑन द फैक्ट हाउ यू वुड फील इफ समवन कमिटेड टू हेल्प यू एंड देन रिफ्यूज्ड। इस तथ्य पर चिंता कीजिए, मतलब चिंतन कीजिए, सोचिए कि अगर आप कोई मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हो, मतलब पहले बोल दे कि मैं आपका मदद करूंगा, फिर बाद में मना कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचो जरा। चलो, अब हमारा आ गया पार्ट 3 स्टैंजाज 6 and 7। बट बिलीव मी से लेकर व्हेन आई वॉज लाइक यू। इसमें पढ़ते हैं क्या है। द पोएट हैज़ अ डीप डिजायर टू गो बैक टू द इनोसेंट ऑफ चाइल्डहुड। बचपन की मासूमियत में वापस जाने के लिए कवि की गहरी इच्छा है। ही इज डिससेटिस्फाइड विद हिज ऑन चेंज्ड सेल्फ। कह रहे हैं कि वह अपने स्वयं के बदले हुए स्वयं से असंतुष्ट है। वह सोचता है कि उसके बेटे की सच्ची हंसी उसे अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करना सिखा सकती है। He thinks that his genuine laughter can teach him how to express his feeling honestly. और आगे बढ़ते हैं। He wants to relearn how to behave a natural way. वह फिर से सीखना चाहता है कि नेचुरल वे से, प्राकृतिक नेचुरल तरीके से कैसे व्यवहार किया जाए, जैसे बच्चे करते हैं। He wants to get rid of the falseness in his behavior that makes his laugh unpleasant because he laughs with his lips and teeth and not with his eyes and heart. वह अपने व्यवहार में उस झूठ से छुटकारा पाना चाहता है जो उसकी हंसी को अप्रिय बनाता है, क्योंकि वह अपने होंठों और दांतों से हंसता है, न कि अपनी आंखों और दिल से। इंटेक्स क्वेश्चन 25.3 स्टेंजा 6 से आइए। द फादर विशेज, सॉरी क्वेश्चन हमारा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। व्हाट डज द फादर विश फॉर इन स्टेंजा 6। स्टेंजा 6 में फादर क्या विश करते हैं? तो आंसर है द फादर विशेज ही कुड वंस अगेन बी व्हाट ही यूज्ड टू बी। पिता की इच्छा है कि एक बार फिर वही हो जाए जो वो हुआ करता था। मतलब आप समझ रहे हो कितनी बार पढ़ चुके हो। ही विशेज टू बी हिज ट्रू सेल्फ अगेन। वह फिर से अपना असली स्वयं बनना चाहते थे। सेकेंड क्वेश्चन है इन स्टैंजा 6 द टीथ हैज बीन कंपेयर टू। छंद में मतलब आपको टीथ से जो है किससे कंपेयर किया ये बताना है। इन स्टैंजा 6 द टीथ हैव बीन कंपेयर टू स्नेक्स बेयर फैंग्स। दांतों की तुलना सांप के नंगे नुकीले से की गई है। नुकीले मतलब दांतों से। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द स्माइल लाइक अ स्नेक bear fangs bring to your mind? Explain that the poet means when he uses his simile, है ना, in stanza 6। simile है यहाँ पर, सिमिल भी बोलते हैं इसको, सिमिल है। सांप के नंगे नुकीले, है ना, दांत जो है हमारा। कह रहे उपमा उसके दिमाग में क्या लाती है, स्पष्ट करें कि कवि का क्या अर्थ है जब वह छंद में इस उपमा का उपयोग करते हैं। आंसर है अ लाफ दैट शोज द टीथ लाइक स्नेक्स बेयर फंग्स brings to mind a laugh that is without real feeling। एक हंसी जो सांप के नंगे नुकीले दांतों की तरह दिखाती है, एक ऐसी हंसी लाती है जो वास्तविक भावना के बिना होती है। It brings to mind a person whose laugh is falsely pleasant and therefore dangerous and deceptive like a snake। यह एक ऐसे व्यक्ति को ध्यान में लाता है जिसकी हंसी झूठी और सुखद है, इसलिए सांप की तरह खतरनाक और भ्रामक है, डिसेप्टिव। द पोएट यूजेस दिस सिमिल टू शो दैट ही हैज फॉरगेटन टू लाफ विद रियल फीलिंग्स एंड प्लेजर।
फिर कहते हैं कि यह दिखाने के लिए करता है कि वास्तविक भावना और आनंद के साथ हंसना भूल गया है कवि। द पोएट यूजेज द सिमिल टू शो दैट ही हैज फॉरगेटन टू लाफ विद रियल फीलिंग्स एंड प्लेजर। पढ़ लिया हमने, आगे चलते हैं। वेन ही लाफ्स ही डज नॉट लाफ्ड विद हिज आईज एंड हार्ट बट ओनली बाई शोइंग हिज टीथ। जब वह हंसता है तो अपनी आंखों और दिल से नहीं हंसता है, बल्कि केवल अपने दांत दिखाकर हंसता है ही। फोर्थ क्वेश्चन है, द फादर आस्क्स हिज सन टू शो हिम द वे टू बी सिंपल, ऑनेस्ट, नेचुरल एंड इनोसेंट। पिता अपने बेटे से कहता है कि वह उसके सरल, ईमानदार, स्वाभाविक और मासूम बनने का रास्ता दिखाए। ही वॉन्ट्स हिज सन टू हेल्प हिम टू फाइंड हिज ओल्ड सेल्फ बिकॉज हिज सन इज चाइल्ड एंड चिल्ड्रन आर कंप्लीटली नेचुरल। वह चाहता है कि उसका बेटा उसे अपने पुराने स्वयं को खोजने में मदद करे, क्योंकि बेटा जो है, मतलब उसका बेटा एक बच्चे पूरी तरह से प्राकृतिक होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, रिफॉर्म, डीएक्टिवेट, अल्टीमेटली इलिटरेट, मतलब पुनः रूप, निष्क्रिय, असामयिक और अनपढ़। इंटरेस्ट क्वेश्चन 25.3 है हमारा, व्हाट डज द फादर विश इन स्ट्रेंजर सी। तो फादर की क्या विश थी, हमने भी पढ़ा ही है, ठीक है। फिर दांतों का क्या था, ये भी हमने पढ़ लिया है। थर्ड में सिमिल, ये भी हमने पढ़ लिया। ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली, दोबारा से मुझे लगता है कि ये कॉपी हो गया है, तो आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द फादर आस्क टू सेम टू स्ट्रेंजर 6 and 7। 7 में क्या कहता है ना, तो ईमानदार, तो यही पता है, बच्चा है पूरी तरह से प्राकृतिक, ये सब हमने पढ़ लिया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ से वहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हो गया था, यहाँ से मेन है, द वर्ड रीलर्न हैज़ री एज अ प्रीफिक्स, combine the prefix in column A with the words in column B below to form new words. Make sure each prefix is used only once. कह रहे हैं कि वर्ड जो रीलर्न है, वो री जो उसमें है वो क्या प्रीफिक्स है, आपको प्रीफिक्स कंबाइन करना है कॉलम A और कॉलम B से और एक न्यू वर्ड्स बनाना है, ठीक है। मेक श्योर ईच प्रीफिक्स इज यूज्ड ओनली वंस, आपको सिर्फ एक बार ही बनाना है प्रीफिक्स। तो री से हमने क्या बनाया, रिफॉर्म बनाया। डी से क्या बनाया, डी एक्टिवेट बनाया। अन से क्या बनाया, अनटाइमली बनाया। और इल से इलिटरेट बनाया, ठीक है। तो पुनः रूप से पुनः रूप, निष्क्रिय हो गया हमारा एक्टिवेट से, और टाइमली से मतलब सामयिक से असामयिक हो गया, और पढ़े लिखे से अनपढ़ हो गया। 25.3 लेट अस राइट। इमेजिन यू आर द फादर इन द पोएम। कल्पना कीजिए कि इस कविता में आप पिताजी हैं। थिंक ऑफ 1 or 2 actions of your child that made you realize how your conduct differs from that of your child and that made you admire him. These actions of your child inspire you to be like him. Record these actions in the form a diary entry. ये कह रहे हैं कि अपने बच्चे के 1 या 2 कार्यों के बारे में सोचें जिससे आपको एहसास हुआ है कि आपका जो आचरण है आपके बच्चे से कैसे अलग है, और इससे आप उसकी प्रशंसा करते हैं। आपके बच्चे की ये हरकतें आपको उसके जैसा बनने के लिए प्रेरित करती है। इन क्रियाओं को डायरी में एंटर करें। अ पेज फ्रॉम द डायरी इज गिवन बिलो विद अ फ्यू लाइन्स टू हेल्प यू बिगिन योर डायरी एंट्री। कह रहे डायरी का एक न्यू पृष्ठ, एक पेज अपने कुछ पंक्तियों के साथ दिया गया है जिसको आपको अपनी डायरी में लिखने में मदद करेगा। मंडे डेट लिखा है, यहाँ पर टाइम लिखा है, डियर डायरी फॉर द पास्ट फ्यू डेज राहुल्स बिहेवियर हैज़ बीन मेकिंग मी रियलाइज हाउ आई हैव चेंज विद जस्ट। मतलब कह रहे हैं कि कुछ दिनों से देखा हमने कि राहुल का जो बिहेवियर है वो मुझे रियलाइज़ कर रहा है कि बदला सा लग रहा है, मतलब समय के साथ वो बदल रहा है। जस्ट अ वीक बैक, है ना, आई प्रे टू गॉड टू हेल्प मी चेंज माई वेज एंड बी ट्रू सेल्फ अगेन। मैंने प्रे किया कि जो मेरा दिमाग था या जो मेरी हरकतें थी, जो मेरा नेचुरल वे था, गॉड से प्रे करता हूँ कि वापस से हो जाए। कमल कहते हैं, नोट लिखा है इसमें, फॉर टिप्स ऑन राइटिंग ए डायरी एंट्री रेफर्स टू लेट अस राइट इन द लेसन नंबर 11 माई एल्डर ब्रदर। माई एल्डर ब्रदर में भी राइटिंग है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। एंड लेसन नंबर 18 द लिटिल गर्ल में भी डायरी एंट्री, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो लेट अस राइट वाले पार्ट से। आंसर है इसका, देखो यहाँ पर डेट लिखा, यहाँ पर टाइम लिखा और यहाँ पर मैंने लिख लिया। तो आप ये कॉपी में आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, व्हाट
यू हैव लर्नड, मतलब आपने क्या सीखा। एज वी ग्रो इन टू एडल्टहुड, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी लॉस सम टू द सिंप्लिसिटी एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ आवर चाइल्डहुड, हम अपने बचपन की कुछ सादगी और सच्चाई खो देते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ठीक है। हाँ, सिमिलरली इन आवर एडवांस्ड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑफ ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड सो ऑन, वी हैव फॉरगेटन सम सिंपल एंड ऑनेस्ट ह्यूमन फीलिंग्स एंड रिलेशंस। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, उन्नत हो रहे हैं, ईमेल, सोशल मीडिया, है ना, इस तरह से जो यूज़ कर रहे हैं हम आज की दुनिया में, हमारे पास हैं कुछ सरल और ईमानदार मानवीय भावनाओं और संबंधों को भूल गए हैं। मतलब जो ईमानदार, जो हमारे नेचुरल फीलिंग्स थी लोगों के प्रति, इंसानों के प्रति, क्या रिलेशन हमारा था, हम अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे रहते थे, माँ बाप के साथ कैसे रहते थे, भाई बहन पड़ोसी के साथ कैसे रहते थे, सब कुछ भूल चुके हैं। ऐसे सोशल मीडिया साइट्स और ये सब हायरी सिस्टम जो आ गया आजकल, मोबाइल फ़ोन आ गया, इसकी वजह से। अब तो ये देखते हो फैमिली में अगर 4 बंदे हैं तो वो चारों आपस में बात नहीं करते, चारों फ़ोन में लगे पड़े हैं। कितनी गलत बात है ये। आगे देखते हैं, वी हैव डिस्टेंस्ड आवर सेल्फ फ्रॉम ईच अदर बिकॉज वी आर टू बिजी और बिकॉज वी डू नॉट नीड टू मीट पीपल इन ऑर्डर टू टॉक टू देम और सी देम। हमने खुद को एक दूसरे से दूर कर लिया है क्योंकि हम बहुत व्यस्त हैं, या हमें लोगों से बात करने या उन्हें देखने के लिए, मिलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अब फ़ोन पे सब कुछ हो जा रहा है। चलो, इंस्टीड, इसके बजाय, वी हैव लर्न फॉर्मल, पोलाइट एंड करेक्ट बट मीनिंगलेस बिहेवियर टू इंटरेक्ट विद अदर ह्यूमन बींग्स। इसके बजाय हमने अन्य मनुष्यों के साथ बातचीत करने के लिए औपचारिक मतलब फॉर्मल, विनम्र मतलब पोलाइट और सही लेकिन अर्थहीन व्यवहार सीख लिया है। मतलब चलो बात तो कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन ये गलत है। आप दिल से थोड़ी बात कर रहे हो, दिल से वैसा बिहेवियर नहीं कर रहे हो ना, तो ये गलत है। आगे देखते हैं, बट दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव नो होप फॉर रीलर्निंग हाउ टू बी नेचुरल, सिंपल एंड ट्रूथफुल अगेन। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें फिर से स्वाभाविक, सरल और सच्चा कैसे होना है। इसे सीखने की कोई उम्मीद नहीं है। हम सीख सकते हैं ये सारी बातें, अब बच्चों से सीख लो। जैसे इस कविता में कवि सीख रहा है, बातें बता रहा है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी ऑब्जर्व चिल्ड्रेन। यह तभी संभव है जब हम बच्चों को देखें। एंड लेट देयर इनोसेंस एंड ऑनेस्टी बी एन एग्जाम्पल फॉर अस टू फॉलो। देखें और उनकी मासूमियत और ईमानदारी को हमारे लिए एक उदाहरण बनने दें। टर्मिनल क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोएम मैच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फ्रेजेस विद देयर मीनिंग्स। कह रहे हैं कविता की अपनी समझ के आधार पर निम्नलिखित भावों या वाक्यांशों को उनके अर्थों से सुमेलित कीजिए। कृपया ध्यान दें कि अर्थ कॉलम में अतिरिक्त विकल्प हैं, है ना, एक्स्ट्रा दे रखा है। आगे देखते हैं हम, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए हैं। लाफ विद देयर हार्ट्स, इसका मतलब क्या है? टू फील कंफर्टेबल। ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है, और इसकी हिंदी भी लिख रखी है मैंने यहाँ पर, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, हिंदी आसानी से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। लाफ विद देयर हार्ट्स का मतलब क्या है? अपने दिल से हंसो। टू फील कंफर्टेबल मतलब सहज महसूस करो, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आप ऐसे समझ सकते हो इसका, ठीक है। लाफ विद देयर टीथ मतलब दांतों से हंसना। वन इज नो लॉन्गर वेलकम इफ ही विजिट समवन वेरी ऑफन, मतलब क्या है? यदि वह अक्सर किसी से मिलने जाता है तो उसका स्वागत नहीं करते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर पहले का F, दूसरे का G, तीसरे का H, चौथे का E, पांचवा का D, छठे का A, सातवें का B, आठवें का C, नौवें का I और 10वें का J, आप यहाँ पर मैच करके आप आंसर बना सकते हो, क्योंकि मैंने हिंदी पे यहाँ लिख रखी है। तो वीडियो को पॉज कर लें और इसे सॉल्व कर लें, फिर आगे चलें। अगर ये सब मैं करूँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत आसान हिंदी लिख रखा है ना, आसानी से समझ जाओगे। और ये चैप्टर तो ये चैप्टर हमने अभी भी पढ़ा ना, पहले तो पोएम में पढ़ा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखा हमने, फिर इसके क्वेश्चन सर भी तो देखे हमने। अब भी अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो बताओ कितनी बार एक्सप्लेन कर दूंगा उसी चीज़ को। आप काफ़ी समझदार हो तो आप ऐसा कर लो प्लीज़, वीडियो को पॉज करो और इसे पढ़ लो। आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ द पोएट फॉरगेटन एंड व्हाट इज हिज डिजायर। कवि क्या भूल गया है और उसकी इच्छा क्या है? तो आंसर है यहाँ पर, द पोएट हैज़ फॉरगेटन हिज ट्रू नेचुरल सेल्फ, ही वॉन्ट्स टू गेट बैक टू हिज स्टेट ऑफ इनोसेंस
when he was open and honest about expressing the feelings and thoughts. कवि अपने वास्तविक स्वाभाविक स्वयं को भूल गया है, वह अपनी बेगुनाही की स्थिति में वापस आना चाहता है जब वह अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए खुला और ईमानदार था। तो वो वापस मतलब उस तरह से बनना चाहता है, ये है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है, इन टूडेज वर्ल्ड इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू नो वट टू बिलीव एंड वट नॉट टू बिलीव, वट यू सी इन ऑफन नॉट द रियलिटी, एक्सप्लेन। कह रहे हैं आज की दुनिया में अक्सर यह जानना मुश्किल होता है कि किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। आप जो देखते हैं वह अक्सर वास्तविकता नहीं होता है, मतलब जो आप देख रहे हो ऐसा नहीं कि वो सच हो। समझाइए, मतलब बताइए। आंसर है, पीपल इन मॉडर्न सोसाइटी से एंड डू वट एवर इज नेसेसरी टू अचीव their goals and ambitions even if there is no genuine feelings in their actions and words. आधुनिक समाज में लोग अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए, जो उनकी एम्बिशंस हैं, जो उनकी टारगेट्स हैं, उसको प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक है कहते हैं, करते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, भले उनके कार्यों और शब्दों में कोई वास्तविक भावना ना हो, मतलब सही ना हो फिर भी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। एज अ रिजल्ट द एक्शंस एंड वर्ड्स आर ऑफन कंप्लीटली द अपोजिट of the thoughts and feelings of the person doing the actions and saying the words. नहीं जी, जो इसका रिजल्ट आता है, कार्य और शब्द, जो भी काम है और जो शब्द है अक्सर कार्य करने और शब्दों को कहने वाले व्यक्ति के विचारों और भावनाओं में बिल्कुल विपरीत है। मतलब जो काम कह रहे हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, और जो एक्चुअल में उनकी फीलिंग्स है, दोनों में विपरीत है, डिफरेंस है, बिल्कुल ही डिफरेंस है। कह कुछ और है, कर कुछ और है। ठीक है, हैंस इट इज़ डिफिकल्ट टू नो द रियलिटी एंड टू नो वट टू बिलीव एंड वट नॉट टू बिलीव। इसलिए वास्तविकता को जानना, मतलब असलियत को जानना, और ये जानना कठिन है कि किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, द फादर एंड सन इन द पोएम प्रेजेंट टू डिफरेंट पीरियड्स विद टाइम, पीरियड्स ऑफ टाइम, एलेबोरेट। कह रहे हैं कि कविता में पिता और पुत्र दो अलग अलग अवधियों को बताते हैं, तो विस्तार से बताइए, एलेबोरेट कीजिए। तो आंसर है, द फादर एज एन एडल्ट स्टैंड फॉर द मॉडर्न पीरियड इन विच पीपल आर फॉल्स एंड इनसिंसियर एंड आर्टिफिशियल। एक वयस्क के रूप में पिता आधुनिक काल के लिए खड़ा है जिसमें लोग झूठे हैं और कपटी हैं और कृत्रिम हैं, मतलब बनावटी हैं, है ना, और झूठे भी हैं और एक दूसरे को बस कैसे धोखा दे दे, कपटी जिसको हिंदी में कहते हैं, वो है। द सन इज a child and represents the old days when people were natural and honest and childlike. छोटा एक बच्चा है ना, और पुराने दिनों को प्रतिनिधित्व करता है, मतलब बताता है, मतलब बताता कि आप फील ही कर सकते हो, छोटे बच्चे तो इनोसेंट होते हैं, जो लोग स्वाभाविक हैं और ईमानदार हैं और बच्चों के समान थे। चौथा है, विच टाइम अकॉर्डिंग टू यू इज़ बेटर, कौन सा समय आपके अनुसार सही है और क्यों है। तो आंसर है, द पास्ट इज़ नो डाउट बेटर ऑफ फॉर ऑल, मतलब बिना किसी संदेह के जो हमारा पास्ट था वो अच्छा था। When there is no artificiality we will not feel cheated, मतलब कोई आर्टिफिशियल नहीं था, हम ठगे नहीं जाते थे, ऐसा फील नहीं करते थे कि हमें ठग लिया या सामने वाला बंदा गलत कर रहा है मेरे साथ या किया। We will behave in genuine feelings, है ना, हमने सच्ची भावना से क्या किया, फीलिंग के साथ बिहेव किया, और हमारे साथ लोगों ने भी किया था पहले। वी विल नॉट हैव टू प्रिटेंडेड, यहाँ पर आप देख रहे हो, वी विल नॉट हैव टू प्रिटेंडेड दैट वी आर हैप्पी विथ समबडी। हम सच्ची भावना से व्यवहार करेंगे, हमें यह दिखावा नहीं करना पड़ेगा कि हम किसी के साथ खुश हैं। वी डू नॉट हैव टू शो आवर टीथ वाइल लाफिंग, हंसते समय हमें दांत दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम दिल से हंसेंगे, मतलब वी विल हैव रियल फीलिंग्स, हमारे यहाँ एक, मतलब मेरे पास एक रियल फीलिंग्स होगी। वी विल फील हैप्पी अबाउट एवरीथिंग, हमें हर चीज़ में खुशी महसूस होगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, बाय एड्रेसिंग हिज सन हु इज़ द पोएट ऑल्सो एड्रेसिंग, अपने पुत्र को संबोधित कर कवि किसको संबोधित कर रहा है, मतलब अपने बेटे को तो बता ही रहा है, साथ में और किसको बता रहे हैं। तो आंसर है, बाय एड्रेसिंग हिज सन द पोएट इज एक्चुअली एड्रेसिंग ऑल द एडल्ट्स of modern world who have lost their innocence and are artificial and sometimes heartless in their behavior. कवि अपने पुत्र को संबोधित करके वास्तव में आधुनिक दुनिया के उन सभी वयस्कों को संबोधित कर रहे हैं जो अपनी मासूमियत खो चुके हैं और अपने व्यवहार में
कृत्रिम आर्टिफिशियल है और कभी कभी हृदयहीन है, मतलब दिल है ही नहीं उनके पास, ऐसी हरकतें कर जाते हैं. ही इज़ ट्राइंग टू टेल देम टू रीलर्न फ्रॉम देयर चिल्ड्रेन हाउ टू बी नेचुरल एंड ऑनेस्ट एंड सिंसियर. कह रहे हैं कि उन्हें अपने बच्चों की तरह यह बताने की कोशिश कर रहा है कि यह स्वाभाविक और ईमानदार कैसे बने रहें. चलो आगे देखते हैं. थर्ड, व्हेन वी यूज़ ह्यूमर, जब हम कोई अफवाह या आलोचना करते हैं किसी की, सार्काज़म और एग्जैगरेशन टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग, इट इज़ कॉल्ड सटायर. कह रहे हैं कि जब हम किसी चीज़ की आलोचना करके हास्य, विडंबना, व्यंग, अतिशयोक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसे व्यंग कहा जाता है, सटायर कहा जाता है. मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना. द पोएम इज सटायर ऑन द मॉडर्न सोसाइटी. तो जो पोएम है आधुनिक समाज पर क्या व्यंग है ना. विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम सपोर्ट हिज स्टेटमेंट. कविता के उदाहरणों की सहायता से कथन की पुष्टि कीजिए. तो यहाँ पर आंसर है, देख लेते हैं हम. द पोएम इज अ सटायर ऑन द फॉल्सनेस इन मॉडर्न सोसाइटी. कविता आधुनिक समाज में असत्य पर व्यंग है, सटायर है. द पोएट एक्सप्रेसेस दिस बाय यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन एंड interesting expressions such as people laugh only but their teeth, shake hands without hurts, their left hands search my empty pockets. ये कह रहे हैं कि कवि इसे विरोधाभास और दिलचस्प भावों का उपयोग करके व्यक्त करता है. जैसे लोग अपने दांतों से हंसते हैं, बिना दिल के हाथ मिलाते हैं. ठीक है. अच्छा, और क्या कह रहे हैं, उनके बाएं हाथ मेरी खाली जेब खोजते हैं. यह दिखाने के लिए कि लोग अलग अलग व्यवहार करते हैं और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं. मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है हर एक काम में. अलग अलग लोगों के साथ कई चेहरे पहने हुए हैं. जैसे भावों का उपयोग करके कवि यह बताता है कि आधुनिक समाज में लोग एक मंच पर मुखौटे मतलब फेस बदलने वाले अभिनेताओं की तरह हैं और नाटक में अभिनय कर रहे हैं, है ना. दैट मीन्स by using expressions such as wear many faces to show that people behave differently and different attitudes in different situations and with different people instead of being once true self, the poet bring out that people in modern society are like actors changing masks on a stage and acting in a play. ठीक है. There is no connection between their actions and their feelings. मतलब उनका एक्शन जो है और उनकी जो फीलिंग्स है उसमें कोई कनेक्शन नहीं है. फील क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं. दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन मॉडर्न सोसाइटी बट द पोएट क्रिटिसाइजेज इट इन द ट्रू स्टाइल ऑफ अ सटायर. कह रहे हैं कि उनके कार्यों और उनकी भावनाओं के बीच कोई संबंध नहीं है. आधुनिक समाज में यह गंभीर समस्या है, लेकिन कवि जो है व्यंग की सच्ची शैली में इसकी आलोचना करता है. तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक खत्म हुआ. थोड़ा सा मतलब नॉर्मल सा चैप्टर था, 31 पेजेस ही थे इसमें मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं नोट्स यहाँ पर बनाता हूँ आपकी बुक का. तो ठीक है, अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमारी वेबसाइट पे जाकर आप पढ़ सकते हो. वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है nisadmissionclasses.com. वहाँ पर NIS बुक्स में जाओगे तो इंग्लिश वाले पार्ट में जाओगे तो क्लास 10th में, तो वहाँ पर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में.